हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम जुनून ए मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। होटल ताज के सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भारी लोहे का दरवाजा जैसे ही विक्रांत सिंह ओबराय की जोरदार लात के प्रहार से टूटकर फर्श पर आ गिरा, कमरे के अंदर फैले धुएं और धूल के गुब्बारे के बीच एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। उस धूल को चीरता हुआ विक्रांत का लंबा और रौबदार साया रावी मेहरा के ऊपर पूरी तरह मंडराने लगा। उसकी गहरी भूरी आंखें गुस्से और नफरत के मारे पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर इस वक्त जो क्रूरता थी उसे देखकर कमरे के कोने में छिपे दोनों सुरक्षा ऑपरेटर्स की सांसें थम गई। रावी कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी पीठ सटाए खड़ी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती चीर कर बाहर आ जाएगा। उसने अभी अभी उस कीमती सिल्वर पेन ड्राइव को कंप्यूटर से निकाला था जिसमें उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बंद था। जैसे विक्रांत ने अपनी भारी चाल से उसकी तरफ कदम बढ़ाया, रावी ने बिना एक पल की देरी किए उस पेन ड्राइव को अपने ब्लैक फॉर्मल ब्लेजर की अंदर वाली सीक्रेट जेब में बहुत गहराई से छुपा दिया और अपने कांपते हुए हाथ को उस जेब पर कसकर टिका लिया। तो आखिरकार तुम्हारी ये चोरी पकड़ी ही गई रावी मेहरा, खेल खत्म हो चुका है। विक्रांत की ठंडी भारी और हिंसक आवाज कमरे की सीलन भरी दीवारों से टकरा कर गूंजी। वह रावी के बिल्कुल करीब आकर रुका। दोनों के बीच अब सिर्फ कुछ इंच का फासला था। विक्रांत की आंखों में अपने स्टारडम का वो अंधा गुरूर था जो रावी की आंखों में छिपी सच्चाई को देख ही नहीं पा रहा था। मिस्टर ओबरॉय, प्लीज मेरी एक बात सुनिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ कोई सबूत मिटाने नहीं आई थी। मैं तो रावी ने रोते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद रखने की कोशिश की। शट अप, जस्ट शट अप। अपना ये घटिया और बकवास नाटक मेरे सामने बंद करो। विक्रांत ने दहाड़ते हुए रावी के दोनों नाजुक कंधों को अपनी मजबूत उंगलियों से इस कदर दबोच लिया कि रावी के मुंह से दर्द की एक बेहद चीख निकल गई। उसकी पकड़ इतनी बेरहमी से सख्त थी कि रावी की कोहनी का कल रात का जख्म दोबारा हरा हो गया और उसमें से खून रिसने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओबरॉय मैंसन की सुरक्षा को तोड़कर इस तरह आधी रात को भागने की, और तुम सीधे सीसीटीवी रूम में आई क्यों? ताकि कल रात की उस खूनी हमले का वो फुटेज डिलीट कर सको जिससे तुम्हारा ये मासूम चेहरा बेनकाब हुआ था। विक्रांत ने रावी को झटके से अपनी तरफ खींचा जिससे वह उसके सीधे चौड़े सीने से जा टकराई। मैं बेगुनाह हूँ। इस पेन ड्राइव में मेरी बेगुनाही का सच है। किसी ने मुझे फंसाया है मिस्टर ओबरॉय। प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ध्यान से देखिए। रावी ने अपने दोनों दांत भींचे। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था लेकिन उसका स्वाभिमान अभी भी उसकी रीढ़ की हड्डी बनकर उसे सीधा रखे हुए था। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत मत करो। क्रिमिनल्स पकड़े जाने पर ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। समीर, इसके हाथ पकड़ो और इसके पास जो भी चीज़ है उसे इसी वक्त जब्त करो। विक्रांत ने गुस्से में पागल होते हुए अपने मैनेजर को ऑर्डर दिया। समीर और दो भारी भरकम बाउंसर तुरंत आगे आए। उन्होंने रावी के दोनों जख्मी हाथों को पीछे की तरफ बेहद मजबूती से मरोड़ दिया। रावी दर्द के मारे तड़प उठी। प्लीज छोड़ दो मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन विक्रांत के दिल पर पत्थर की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। उसने खुद आगे बढ़कर रावी के ब्लेजर की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और जबरदस्ती खींचकर वो सिल्वर रंग की पेन ड्राइव बाहर निकाल ली। तो इसी खिलौने के दम पर तुम अपनी जान बचाकर भागने वाली थी। अब यह सबूत मेरे पास है और तुम्हारी ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। विक्रांत ने पेन ड्राइव को अपनी जेब में रखते हुए बहुत ही क्रूरता के साथ कहा। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से लोहे की भारी हथकड़ी निकाली और कट की एक तीखी आवाज के साथ खुद अपने हाथों से रावी की कलाइयों में उसे जड़ दिया। रावी के हाथों की त्वचा उस कड़े लोहे के छूते ही छिल गई। वह पूरी तरह से असहाय और लाचार हो चुकी थी। विक्रांत उसे जबरदस्ती घसीटते हुए कंट्रोल रूम से बाहर निकालने लगा। रावी के पैर फर्श पर घिसट रहे थे। उसके सैंडल वहीं छूट गए थे लेकिन विक्रांत उसे होटल के वीआईपी एग्जिट से नीचे लाया और जबरदस्ती अपनी कार की पिछली सीट पर धक्का देकर अंदर गिरा दिया। गाड़ी के दरवाजे तुरंत सेंट्रल लॉक हो गए और विक्रांत का काफिला ओबरॉय मैंसन की तरफ तूफानी रफ्तार से दौड़ पड़ा। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। ओबरॉय मैंसन के आलीशान और विशाल पेंट हाउस के एक सुनसान ठंडे कमरे का भारी दरवाजा एक झटके से खुला। विक्रांत ने रावी को हाथ पकड़
पकड़कर जबरदस्ती कमरे के अंदर फेंक दिया। रावी फर्श पर जा गिरी। हथकड़ी की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाई और उसका सिर बेड के कोने से जा टकराया, जिससे उसके माथे पर हल्की सी खरोंच आ गई। विक्रांत ने आगे बढ़कर रावी की जेब से उसका फोन पूरी ताकत से छीन लिया। मिस्टर ओबरॉय, प्लीज मेरा फोन मुझे वापस दे दीजिए। अस्पताल में मेरे पापा का ऑपरेशन चल रहा है। मेरी माँ वहाँ अकेली है। मुझे बस उनकी एक बार खबर लेनी है। प्लीज मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए। रावी ने फर्श पर घुटनों के बल बैठकर विक्रांत के पैर पकड़ने की कोशिश की। उसकी पूरी आवाज रोन चुकी थी। जुल्म? तुमने जो ओबराय खानदान के भरोसे और मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उसके आगे यह कुछ भी नहीं है रावी मेहरा। तुमने सोचा था कि तुम मेरे दादाजी को अपनी इस लाचारी का नाटक दिखाकर इस घर की दौलत पर हाथ साफ कर लोगी। अब तुम इस कमरे के अंदर बंद रहोगी। ना तुम अपने परिवार से बात कर पाओगी और ना ही इस घर से बाहर कदम रख पाओगी। यह विक्रांत ओबरॉय की पर्सनल कैद है। विक्रांत ने बहुत ही ठंडे और हिंसक लहजे में कहा। वह पीछे मुड़ा, कमरे से बाहर निकला और भारी दरवाजे को बाहर से बंद करके उस पर एक बहुत बड़ा लोहे का ताला जड़ दिया। मिस्टर ओबरॉय, दरवाजा खोलिए। मेरे पापा मर जाएंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। भगवान के लिए मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए। रावी बंद दरवाजे पर अपनी हथकड़ी वाले दोनों हाथों से पागलों की तरह पीटती रही, लेकिन बाहर से सिर्फ विक्रांत के भारी बूटों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी और फिर गहरा सन्नाटा पसर गया। रावी दरवाजे से सटकर उसी ठंडे फर्श पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों में अपना सिर छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस वक्त अपनी बेगुनाही से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र खाई जा रही थी। अस्पताल में उसके पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और वह यहाँ एक घमंडी सुपरस्टार की अंधेरी कैदी में पूरी तरह बेबस पड़ी थी। रात का सन्नाटा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था और रावी की सिसकियां उस कमरे की दीवारों में दफन हो रही थी। कमरे के बाहर विक्रांत रावी के फोन को देखता है, जिस पर अस्पताल से रावी की मां सुमन के लगातार मिस्ड कॉल आ रहे थे। विक्रांत का सक्की दिमाग अभी भी सोचता है कि यह कोई नाटक है, लेकिन तभी अस्पताल के मुख्य डॉक्टर का फोन आता है, जो विक्रांत के मैनेजर समीर को बताते हैं कि राकेश मेहरा की हालत बहुत क्रिटिकल है और सर्जरी के लिए एक विशेष इंजेक्शन की जरूरत है, जो सिर्फ ओबरॉय ट्रस्ट के पास उपलब्ध है। इधर कमरे के अंदर रावी बिना खाए पिए अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करती है और किसी भी तरह कमरे की खिड़की से बाहर झांककर अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश करने की योजना बनाती है। वहीं कामनी और शौर्य दादाजी के सामने रावी को पूरी तरह से विलन साबित करने के लिए पुलिस को मैंसन बुलाने का दबाव बनाते हैं। ओबराय मैंसन के आलीशान पेंट हाउस के गलियारे में इस वक्त घने अंधेरे के साथ साथ एक बहुत ही डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर टंगे कीमती प्राचीन लैंप्स की मध्यम पीली रोशनी फर्श पर लंबे लंबे साए बना रही थी। विक्रांत सिंह ओबराय अपने बेडरूम के बाहर बने विशाल लिविंग एरिया में लेदर के सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी सिल्क की ब्लैक शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और उसके चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी थकावट, गुस्सा और उलझन के मिले जुले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सामने कांच की टेबल पर वह सिल्वर रंग की पेन ड्राइव रखी हुई थी, जिसे उसने कुछ ही समय पहले होटल ताज के सीसीटीवी रूम से रावी मेहरा से जबरदस्ती छीना था। ठीक उसी पेन ड्राइव के बगल में रावी का वो पुराना स्क्रीन से थोड़ा टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन रखा था। अचानक उस टूटी हुई स्क्रीन पर तेज रोशनी चमकी और पूरा फ़ोन प्राइवेट करने लगा। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में फ्लैश हो रहा था, माँ। विक्रांत ने अपनी गहरी भूरी आंखें उठाई और उस बजते हुए फ़ोन को बहुत ही ठंडी और शक की नज़रों से देखने लगा। फ़ोन करीब 30 सेकेंड तक बजता रहा और फिर अपने आप कट गया। जैसे ही फ़ोन कटा, स्क्रीन पर एक लंबी लिस्ट दिखाई दी, 27 मिस्ड कॉल, माँ। विक्रांत के सक्के दिमाग में इस वक्त भी यही चल रहा था कि यह सब रावी का कोई बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है। उसे लगता था कि मिडिल क्लास की यह लड़की इतनी शातिर है कि उसने अपनी माँ को भी इसी खूनी खेल की स्क्रिप्ट का हिस्सा बना रखा है, ताकि पकड़े जाने पर वह इमोशनल ड्रामा करके बच सके। सर, तभी समीर बहुत ही धीमे और डरे कदमों से पेंट हाउस के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक आईपैड था, जिसमें कल रात के हादसे की पुलिस प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। क्या बात है समीर? पुलिस ने उस कन्वेंशन सेंटर के बाकी के बैक स्टेज स्टाफ से पूछताछ शुरू की या नहीं? विक्रांत ने अपनी भारी और कड़क आवाज में बिना समीर की तरफ देखे पूछा। सर, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। राहुल और बाकी के टेक्नीशियंस के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। राहुल का कहना है कि रावी ने सचमुच शोरूम
होने से ठीक 10 मिनट पहले वॉकी टॉकी पर झूमर की केबल ढीली होने की सूचना दी थी। लेकिन सर, इस वक्त एक दूसरी बड़ी इमरजेंसी आ गई है, समीर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। उसका गला डर के मारे सूखा जा रहा था। कैसी इमरजेंसी? विक्रांत ने अपनी आंखें सिकोड़कर समीर को देखा। सर, अभी अभी सिटी हॉस्पिटल के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट का सीधा फोन मेरे पर्सनल नंबर पर आया था। वे कह रहे थे कि रावी के पिता राकेश मेहरा की हालत ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। उसकी सर्जरी के दौरान उनके दिल की धड़कनें अचानक बहुत कम हो गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें बचाने के लिए एक बेहद दुर्बल और महंगे कार्डियक बूस्टर इंजेक्शन की सख्त जरूरत है। वह इंजेक्शन इस वक्त पूरे मुंबई के किसी भी आम मेडिकल स्टोर या अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। वह केवल ओबरॉय मेडिकल ट्रस्ट के मुख्य वीआईपी कोटे के स्टॉक में ही सुरक्षित रखा हुआ है। डॉक्टर पूछ रहे हैं कि क्या हम उस इंजेक्शन को रिलीज करने की परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि अगर अगले 2 घंटे के अंदर वह इंजेक्शन अस्पताल नहीं पहुंचा तो राकेश मेहरा की सांसें हमेशा के लिए थम जाएगी। समीर ने एक ही सांस में अस्पताल का पूरा सच विक्रांत के सामने रख दिया। विक्रांत की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने टेबल पर रखे रावी के फ़ोन को देखा, जो एक बार फिर से माँ के नाम से बजने लगा था। उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी दुविधा पैदा हुई, लेकिन उसका पुराना अकेलापन और उसका घमंड तुरंत उस पर हावी हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि हो सकता है यह अस्पताल का ड्रामा भी रावी ने ही सेट किया हो, ताकि ओबरॉय ट्रस्ट से पैसे और वो महंगा इंजेक्शन ऐंठा जा सके। वह किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से इस लड़की के झांसे में आने वाला नहीं था। समीर, अस्पताल प्रशासन से कहो कि ओबरॉय ट्रस्ट का वीआईपी कोटा किसी भी आम क्रिमिनल या सस्पेक्ट के परिवार के लिए नहीं खोला जाता। जब तक पुलिस इस हमले की अंतिम रिपोर्ट मुझे नहीं सौंप देती और यह साबित नहीं हो जाता कि वह लड़की बेगुनाह है, तब तक ओबरॉय ट्रस्ट से एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। डॉक्टर से कहो कि वे अपने स्तर पर जो कर सकते हैं करें। हम कोई विशेष मदद नहीं करेंगे। विक्रांत ने बहुत ही क्रूरता, कठोरता और ठंडे लहजे में अपना अंतिम फैसला सुना दिया। समीर विक्रांत के इस पत्थर दिल फैसले को सुनकर दंग रह गया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने बॉस के आदेश को चुनौती दे सके। उसने अपना सिर झुकाया। जी सर, जैसा आप चाहें, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। समीर चुपचाप भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। इधर पेंट हाउस के उस बंद, ठंडे और अंधेरे कमरे के अंदर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। कमरे की फर्श पर पूरी तरह से संगमरमर की थी, जो रात की ठंड के कारण बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। रावी मेहरा उसी फर्श पर एक कोने में दीवार से सटकर बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ अभी भी पीछे की तरफ लोहे की भारी हथकड़ी से कसकर बंधे हुए थे। उस ठंडे लोहे के लगातार त्वचा से रगड़ने के कारण उसकी कलाइयों से हल्का हल्का खून रिस रहा था, जो सूख कर अब पपड़ी बन चुका था। उसके माथे पर जो बेड के कोने से टकराने के कारण खरोच आई थी, वहां से भी एक हल्की सी दर्द की लहर उसके पूरे दिमाग में दौड़ रही थी। लेकिन रावी को अपने शारीरिक दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं था। उसका पूरा वजूद इस वक्त एक भयानक मानसिक तड़प से गुजर रहा था। बंद कमरे के सन्नाटे में उसे बार बार अपने पिता राकेश मेहरा का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था, जब वे उसे बचपन में अपनी उंगली पकड़कर चलाना सिखाते थे। उन्होंने हमेशा रावी से कहा था, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी गलत का साथ मत देना और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के पैरों में मत गिरने देना। आज रावी ने अपने पिता के उसी वादे को निभाया था। उसने एक इंसान की जान बचाई थी, लेकिन बदले में इस आलिशान ओबरॉय मैंसन की कैद और एक कातिल का धब्बा उसे मिला था। पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत लाचार हूँ। मैं आपके पास अस्पताल नहीं आ पा रही हूँ। रावी की आंखों से आंसुओं का एक नया सैलाब बहने लगा। उसके आंसू उसके गालों से होते हुए उसके फटे हुए ब्लेजर पर गिर रहे थे। उसका गला पूरी तरह से रौंद चुका था और भूख प्यास के कारण उसके होंठ पूरी तरह से सूख चुके थे। उसने कल दोपहर से पानी की एक बूंद भी अपने गले से नीचे नहीं उतारी थी। उसका पूरा शरीर कमजोरी के मारे कांप रहा था, लेकिन उसके अंदर की आत्मा, उसकी खुददारी अभी भी पूरी तरह से जिंदा थी। उसने अपने दोनों घुटनों को अपने सीने से सटाया और भगवान के सामने अपना सिर झुका दिया। हे भगवान, मुझे इस घमंडी सुपरस्टार के सामने टूटने मत देना। मेरे पापा की रक्षा करना। वहाँ माँ अकेली हैं, उन्हें इस मुसीबत से लड़ने की ताकत देना। मैं जानती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और एक दिन यह सच इस दुनिया के सामने जरूर आएगा। तभी रावी के कमरे के बाहर से कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई बहुत ही भारी और सदे हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। रावी समझ गई कि वह विक्रांत ही है। वह नहीं चाहती थी कि विक्रांत उसकी आंखों में एक भी आंसू या कमजोरी का कोई निशान देखे। उसने झट से अपने चेहरे को अपने घुटनों पर रगड़ कर आंसुओं को पोंछा, अपने बिखरे हुए बालों को झटके से पीछे किया और अपनी नजरों को सामने बंद दरवाजे पर गड़ा दिया। उसकी आंखों में इस वक्त बेबसी नहीं, बल्कि एक शेरनी जैसी जिद और नफरत साफ चमक रही थी। दरवाजे के बाहर विक्रांत हाथ में एक चाबी लिए खड़ा था। उसके अंदर की बेचैनी लगातार
लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की से इतनी नफरत क्यों कर रहा है, जबकि उस लड़की ने सचमुच कल रात उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। क्या उसका शक सचमुच जायज था, या वह अपने अतीत के कड़वे अनुभवों के कारण एक बेगुनाह पर जुल्म कर रहा था? इसी कश्मकश में उसने कमरे का भारी ताला खोला और दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। कमरे के अंदर की बत्ती बंद थी, सिर्फ खिड़की से आ रही सुबह की हल्की नीली रोशनी फर्श पर फैल रही थी। विक्रांत ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी नजर कोने में बैठी रावी पर पड़ी। रावी के पैर नंगे थे, उसके कपड़े पर धूल जमी थी और उसके बंधे हुए हाथों से लोहे की हथकड़ी साफ चमक रही थी। इतने बुरे हालातों में भी रावी ने अपनी नजरें नीचे नहीं झुकाई। उसने विक्रांत की आंखों में सीधे देखते हुए एक ऐसी नजर डाली जिसमें विक्रांत के लिए सिर्फ और सिर्फ घृणा भरी हुई थी। तो मिस रावी मेहरा, तुम्हारी भूख हड़ताल अभी भी जारी है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह भूखी प्यासी रह के मेरे दिल में अपने लिए कोई हमदर्दी जगा लोगी? विक्रांत सिंह ओबराय का दिल पत्थरों से बना है, यहाँ तुम्हारी इस नौटंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। विक्रांत ने दीवार से टिक कर खड़े होते हुए अपनी ठंडी और भारी आवाज में कहा। रावी ने कड़वी मुस्कान के साथ अपने सूखे होठों को खोला। मिस्टर ओबराय, मुझे आपकी इस पत्थरों से बनी दुनिया और आपके इस छोटे से दिल से किसी भी तरह की हमदर्दी की कोई भीख नहीं चाहिए। मेरी भूख और मेरी प्यास मेरी अपनी मर्जी है। मैं एक ऐसे इंसान के घर का पानी पीना भी पाप समझती हूँ जो अंदर से इतना खोखला और अंधा है कि उसे किसी की बेगुनाही का सच दिखाई ही नहीं देता। आप अपने इस पैसे और स्टारडम के घमंड में इतने चूर हो चुके हो कि आपको हर मिडिल क्लास इंसान सिर्फ एक बिकाऊ मोहरा लगता है। याद रखिए, आप मुझे इस कमरे के अंदर कैद रख सकते हैं, लेकिन मेरे साफ सुथरे जमीर और मेरी रूह को कभी अपनी कैद में नहीं रख पाएंगे। तुम्हारी यह जुबान बहुत ज्यादा चलती है रावी। विक्रांत ने गुस्से में आगे बढ़कर रावी के चेहरे के बिल्कुल पास झुककर कहा। उसकी सांसें रावी के चेहरे से टकरा रही थी। तुम्हारी यह पेन ड्राइव इस वक्त मेरी जेब में है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर इसमें से एक भी फाइल डिलीट हुई मिली या सब साबित हुआ कि तुम कल रात उस होटल में सबूत मिटाने गई थी, तो मैं तुम्हें इसी रात पुलिस के हवाले कर दूंगा। तब तक तुम इसी कमरे के अंदर सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो जाइए ना, कर दीजिए मुझे पुलिस के हवाले। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मामला कानून के पास जाए, क्योंकि कानून आपकी इस व्यक्तिगत नफरत और घमंड के इशारे पर नहीं चलता। वहाँ कम से कम मुझे अपनी बात रखने का और उस वीडियो का सच दिखाने का मौका तो मिलेगा। आप मुझसे डरते हैं मिस्टर विक्रांत ओबराय, आप सच का सामना करने से डरते हैं, इसलिए आपने मुझे यहाँ छुप कर इस अंधेरे कमरे में कैद कर रखा है, ताकि दुनिया के सामने आपकी ये एहसान फरामोशी बाहर न आ सके। रावी ने बिना एक पल भी हिचकिचाए विक्रांत के चेहरे पर अपने शब्दों का करारा तमाचा जड़ दिया। विक्रांत रावी के मुंह से अपने लिए ऐसे तीखे और सीधे शब्द सुनकर गुस्से से कांपने लगा। उसने सुपरस्टार की ईगो को रावी की हर एक बात सीधे चोट पहुंचा रही थी। उसने झटके से रावी की ठुंडी को अपनी उंगलियों से जोर से भींचा। अपनी हद में रहो लड़की, तुम नहीं जानती कि विक्रांत ओबरॉय क्या कर सकता है। मैं आपकी हर एक हद को देख चुकी हूँ मिस्टर ओबरॉय, इससे ज्यादा गिरा हुआ काम आप और क्या ही करेंगे। एक बेगुनाह लड़की को हथकड़ी लगाकर कमरे में बंद करना, यही तो है आपकी असली औकात। दूर हटिए मुझसे। रावी ने अपने चेहरे को झटके से पीछे किया और विक्रांत के हाथ को अपने चेहरे से हटा दिया। विक्रांत ने अपने दांत भींचे। उसने रावी को एक आखिरी बार गहरी नफरत और उलझन से देखा। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को दोबारा बाहर से बंद करके उस पर भारी ताला जड़ दिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज उस सन्नाटे में दोबारा गूंजी और रावी एक बार फिर उस अंधेरे के साथ अकेली रह गई। इसी समय ओबराय मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर बने आलीशान और विशाल लिविंग रूम में एक बहुत बड़ी राजनीति विसात बिछाई जा रही थी। कामनी ओबराय और उसका बेटा सौर ओबराय सोफे पर बैठे हुए थे। कामनी के हाथ में उसका कीमती स्मार्टफोन था और वह बहुत ही बेसब्री से शहर के सबसे बड़े पुलिस कमिश्नर का नंबर डायल कर रही थी। सौर अपने हाथ में सिगार पकड़े बहुत ही सुकून से धुएं के छल्ले बना रहा था। उसके चेहरे पर एक सातिर और जहरीली मुस्कान थी। मॉम, अब बहुत सही वक्त आ चुका है। विक्रांत ने उस लड़की को अपने पेंट हाउस के कमरे में बंद कर रखा है। उसने उसका फोन भी छीन लिया है और समीर के जले अस्पताल की सारी मदद भी रुकवा दी है। अब हमें बस दिग्विजय सिंह के सामने इस बात का ऐसा बतंगड़ बनाना है कि बुढ़ा खुद पुलिस को फोन करने पर मजबूर हो जाए। शौर्य ने एक बेहद कड़वे लहजे में कहा। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो शौर्य। कामनी ने अपने होठों की लाल लिपस्टिक को आपस में रगड़ते हुए कहा। दिग्विजय सिंह इस वक्त अपने स्टडी रूम में बहुत परेशान बैठे हैं।
उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि वह लड़की रावी मेहरा ही विक्रांत की कातिल है। हमें बस उनके इस शक की आग में थोड़ा सा और बारूद डालना है। हम उनसे कहेंगे कि अगर उस लड़की को ज़्यादा देर मैंसन के अंदर रखा गया तो मीडिया को भनक लग जाएगी और हमारे ओबरॉय खानदान की साख पूरी दुनिया के सामने मिट्टी में मिल जाएगी। बुड्ढे को अपनी साख से बहुत प्यार है, वह तुरंत पुलिस को बुला लेगा। तभी सीढ़ियों से दिग्विजय सिंह ओबरॉय हाथ में अपनी सोने की नक्कासीदार छड़ी लिए बहुत ही भारी और थके हुए कदमों से नीचे उतरे। कल रात के हादसे और दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के धमाके ने उनके बूढ़े शरीर को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे और उनके चेहरे पर एक गहरा सदमा था। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार अपने किसी फैसले पर पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे विक्रांत की सुरक्षा के लिए जिस लड़की को ढाल बनाकर लाए थे वही लड़की अंदर से इतनी जहरीली और सातिर निकलेगी, इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज आप जाकर आराम कीजिए। कामनी ने तुरंत सोफे से उठकर आगे बढ़कर दिग्विजय सिंह का हाथ थामने का ढोंग किया। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया की सबसे संस्कारी और चिंता करने वाली बहू का मुखौटा था। कामनी, इस घर के हालात ऐसे हो चुके हैं कि मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही है। मेरे अपने ही घर के अंदर मेरे पोते की जान लेने की साजिशें रची जा रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने बहुत ही भारी और रोंदे हुए गले से सोफे पर बैठते हुए कहा। उन्होंने अपनी छड़ी को अपने दोनों हाथों के बीच थाम रखा था। दादाजी, मैं आपकी इस चिंता को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। सौर्य ने भी अपनी आवाज़ में पूरा नाटक मिलाते हुए सिगार को साइड में रखा और आगे आया। लेकिन इस वक्त हमें बहुत ही प्रैक्टिकल और सख्त फैसला लेना होगा। भाई ने उस रावी मेहरा को ऊपर अपने पेंट हाउस में कैद करके रखा हुआ है। वह कानून को अपने हाथ में ले रहा है। अगर मीडिया को किसी भी रिपोर्टर को यह भनक गई कि कल रात का मामला करने वाली सस्पेक्ट इस वक्त ओबराय मैंसन के अंदर बंद है तो कल सुबह के सारे न्यूज़ चैनल्स हमारे बिजनेस एम्पायर्स को माफिया और क्रिमिनल्स का अड्डा घोषित कर देंगे। हमारे शेयर्स एक ही दिन में फर्श पर आ जाएंगे। दादाजी, सौर्य बिल्कुल सही कह रहा है। पिताजी, कामिनी ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, वह लड़की बहुत ही शातिर और खतरनाक है। वह रात को होटल ताज के सीसीटीवी रूम तक पहुंच गई थी। इसका मतलब उसके पीछे कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का गैंग है जो उसे ऑपरेट कर रहा है। विक्रांत गुस्से में कोई भी गलत कदम उठा सकता है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसी वक्त पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कीजिए और उस लड़की को ऑफिशियल तौर पर पुलिस के हवाले कर दीजिए। इसी में हमारे ओबरॉय खानदान की भलाई और सुरक्षा है। दिग्विजय सिंह ने गहरी और लंबी सांस ली। उनकी बूढ़ी आंखें टीवी स्क्रीन की तरफ गई जहां अभी भी दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप बार बार फ्लैश हो रही थी। वीडियो में रावी का वो चेहरा और वो केबल काटने का सीन साफ दिखाई दे रहा था। दिग्विजय सिंह के दिल के किसी कोने में अभी भी एक अजीब सी कसमकस चल रही थी, लेकिन परिस्थितियों के इस भारी दबाव के सामने उनका ओबरॉय खानदान का रसूख और साख सबसे ऊपर थी। उन्होंने अपनी सोने की छड़ी को फर्श पर बहुत ही मजबूती से पटका। ठीक है कामनी, तुम पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाओ। उसने कहा कि ओबरॉय मैंसन के पिछले गेट से अपनी एक स्पेशल सीक्रेट फोर्स भेजें। वह लड़की रावी मेहरा कल सुबह होने से पहले इस मैंसन के अंदर नहीं होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा और अगर वह गुनहगार है तो उसे इसकी पूरी सजा मिलेगी। कामनी और सौर्य ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में इस वक्त अपनी इस बहुत बड़ी और घिनौनी साजिश की कामयाबी की एक बेहद जहरीली और शातिर मुस्कान साफ तैर रही थी। उनका बिछाया हुआ जाल बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था। रावी मेहरा अब हर तरफ से घिर चुकी थी। मैंसन के पिछले गेट के बाहर बख्तर बंद पुलिस गाड़ियों के शायरन की दबी हुई आवाज़ें और बूटों की थाप अब साफ सुनी जा सकती थी। कामनी ने बिना एक पल गवाए अपने चमचमाते फ़ोन पर पुलिस कमिश्नर का नंबर दोबारा डायल किया। उसकी आवाज़ में एक बनावटी कंपकपी और खौफ था। हाँ कमिश्नर साहब, पिताजी ने परमिशन दे दी है। आप अपनी स्पेशल फोर्स को मैंसन के अंदर भेज सकते हैं। वह खतरनाक लड़की इस वक्त ऊपर विक्रांत के पेंट हाउस में कैद है। प्लीज़ मेक श्योर कि मीडिया को इस बात की भनक बिल्कुल ना लगे। फ़ोन काट कर उसने शौर्य की तरफ एक विजयी नज़र डाली। शौर्य ने अपने सिगार को होठों से लगाया और एक लंबा धुआं छोड़ते हुए अपनी माँ को आंख मार दी। उन्हें लग रहा था कि ओबरॉय साम्राज्य की चेयरमैन की कुर्सी अब उनसे सिर्फ कुछ ही कदम दूर थी। इधर पेंट हाउस के उस अंधेरे सीलन भरे और ठंडे कमरे के अंदर
रावी फर्श पर बेजान पड़ी हुई थी। उसके दोनों हाथ पीछे हथकड़ी से जकड़े हुए थे और उसके माथे से बहती खून की पतली लकीर उसके गीलों गालों पर सूख कर पपड़ी बन चुकी थी। भूख, प्यास और मानसिक प्रताड़ना के कारण उसका पूरा शरीर कमजोरी से थर थर कांप रहा था, लेकिन उसके अंदर का स्वाभिमान और अपने परिवार को बचाने की जिद अभी भी पूरी तरह से जिंदा थी। अचानक कमरे के बाहर बने कॉरिडोर में भारी और तेज कदमों की आहट गूंज उठी। वह आवाज इतनी भारी थी कि रावी का बचा कुचा खून भी जैसे जम गया। वह समझ गई कि विक्रांत ओबरॉय एक बार फिर उसकी बेबसी का तमाशा देखने आ रहा है। दरवाजे का भारी लोहे का ताला एक झटके के साथ खुला और दरवाजा अंदर की तरफ चरमरा कर खुल गया। चौखट पर विक्रांत सिंह ओबराय खड़ा था। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, उसकी शर्ट के कप्स मुड़े हुए थे और उसकी आंखों में इस वक्त भी वही अंधा घमंड और नफरत सुलग रही थी। उसने नीचे फर्श पर पड़ी रावी को बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखा। खड़ी हो जाओ रावी मेहरा, तुम्हारी ये भूख हड़ताल और ये लाचारी का नाटक देखने का वक्त अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। पुलिस नीचे लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब कानून तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाएगा और ओबरॉय खानदान पर आंख उठाने का अंजाम क्या होता है यह तुम्हें अब बहुत जल्द समझ आ जाएगा। विक्रांत ने अपनी ठंडी भारी और कड़क आवाज में दहाड़ते हुए कहा। वह आगे बढ़ा और उसने रावी की हथकड़ी लगी कलाइयों को बेहद मजबूती और बेरहमी से दबोच लिया। रावी के मुंह से दर्द की एक तेज और तीखी चीख निकली। उसकी कोहनी का घाव दोबारा छिल गया और उसमें से ताजा खून फर्श पर टपकने लगा, लेकिन उसने अपनी नजरें विक्रांत की आंखों से नहीं हटाई। उसने अपनी पूरी ताकत बटोर कर सीधे विक्रांत के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी। ले जाइए मुझे, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं आपकी इस घिनौनी सोच, इस पत्थरों के महल और आपकी इस एहसान फरोश एहसान फरामोशी से दूर चली जाऊं मिस्टर ओबराय। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं बेगुनाह हूं और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन आपका यह अंधा घमंड इसी फर्श पर घुटनों के बल बैठकर अपनी इसी गलती की भीख मांगेगा और उस दिन रावी मेहरा आपको माफ नहीं करेगी। शट अप, अपना ये बकवास जमीर का भाषण बंद करो। विक्रांत ने गुस्से से पागल होते हुए रावी को झटके से आगे की तरफ धकेला। वह उसे जबरदस्ती घसीटते हुए पेंट हाउस की सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम की तरफ ले जाने लगा। रावी के नंगे पैर संगमरमर की ठंडी सीढ़ियों पर घिसट रहे थे और हर एक कदम के साथ उसका मिडिल क्लास वजूद लहलुहान हो रहा था। उसके पीछे समीर विक्रांत का जरूरी सामान और वो कीमती सिल्वर पेन ड्राइव लेकर बहुत ही उदास चेहरे के साथ चल रहा था। लिविंग रूम में कदम रखते ही कामनी और शौर्य की आंखों में एक चमकीली खूंखार चमक दौड़ गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत आगे बढ़कर दिग्विजय सिंह को सल्यूट किया। मिस्टर ओबरॉय, हम सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट के साथ तैयार हैं। दोपहर को पीआर टीम द्वारा जारी किए गए सीसीटीवी वीडियो के आधार पर हम इस लड़की रावी मेहरा को सुपरस्टार विक्रांत ओबरॉय पर हुए जानलेवा हमले और खूनी साजिश के मुख्य आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं। इसे ऐसी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा ओबरॉय खानदान की तरफ देखने की जरूरत नहीं करेगा। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर, इसने हमारे पूरे परिवार की शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। हमारे विक्रांत की जान इस लड़की की वजह से कल रात चली जाती। कामनी ने तुरंत आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा। उसका नाटक इस वक्त अपने चरम पर था। वह चाहती थी कि पुलिस एक सेकेंड भी गंवाए बिना रावी को यहाँ से ले जाए। रावी फर्श पर घुटनों के बल गिर चुकी थी। हथकड़ी की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, लेकिन उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। तभी दिग्विजय सिंह ओबराय ने अपनी सोने की छड़ी को फर्श पर बहुत ही मजबूती से पटका। रुको इंस्पेक्टर, कोई इसे अभी हाथ नहीं लगाएगा। कमरे में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। विक्रांत ने चढ़कर अपने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी, अब और क्या देखना बाकी है? इस लड़की का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आप अभी भी इस पर रहम खा रहे हैं। मैं रहम नहीं खा रहा हूँ विक्रांत। ओबराय खानदान में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, चाहे वह हमारी सुरक्षा में लगी एक मामूली कोऑर्डिनेटर ही क्यों ना हो। समीर, तुमने जो होटल ताज के सीसीटीवी रूम से यह पेन ड्राइव रिकवर की है, इसे तुरंत इस मुख्य एलईडी स्क्रीन पर कनेक्ट करो। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस लड़की ने वहाँ से क्या चुराया है और यह किस सच की बात कर रही है। पुलिस के ले जाने से पहले इस डेटा की पूरी जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने बहुत ही भारी, रौबेली और गंभीर आवाज में आदेश दिया। समीर, ये क्या बकवास है? इस वीडियो को बंद करो। पुलिस मुजरिम को ले जा रही है।
हम अपना समय इस फ्रॉड लड़की के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शौर्य ने अचानक स्क्रीन पर वीडियो चलती देख के एक अजीब सी हड़बड़ाहट और घबराहट के साथ चिल्लाकर कहा। उसके चेहरे का रंग एक ही पल में थोड़ा सा उड़ गया था। मैंने कहा इसे प्ले करो समीर। दिग्विजय सिंह की आवाज़ इस वक्त किसी कड़कती हुई आसमानी बिजली की तरह गूंजी। बड़े साहब के इस आदेश के सामने शौर्य की जुबान पर ताला लग गया, लेकिन उसके माथे पर पसीने की पहली बारीक बूंद साफ उभर आई। कामनी ने भी अपने हाथ के पल्लू को कसकर पकड़ लिया। समीर ने डरते डरते विक्रांत की तरफ देखा, लेकिन विक्रांत ने गुस्से में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। समीर ने तुरंत आगे बढ़कर पेनड्राइव को बड़े 85 इंच के ओबरॉय कपूर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। लिविंग रूम की लाइट्स थोड़ी धीमी हो गई और सामने लगी विशाल स्क्रीन पर कल रात की वही बैक स्टेज की सीसीटीवी फुटेज लोड होने लगी। शुरुआत में स्क्रीन पर वही सीन दिखा जो दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया ने देखा था। एक लड़की हरी साड़ी पहने हाथ में घड़ी लगाए झूमर की केबल काट रही थी। कामनी और शौर्य के चेहरे पर एक पल के लिए वही शातिर मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा कि रावी का खेल अब हमेशा के लिए खत्म है। देखा दादाजी, यह खुद ही अपनी बर्बादी का सबूत लेकर आई है। यही तो वो वीडियो है जिसने इसे कातिल साबित किया है। विक्रांत ने तंज कसना चाहा, लेकिन तभी रावी ने अपनी हथकड़ी वाले दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, समीर सर प्लीज वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और उस लड़की के दाहिने हाथ और चेहरे को जितना हो सके जूम कीजिए। बड़े साहब प्लीज एक आखिरी बार अपनी पारीखी नज़रों से उस स्क्रीन को देखिए। दिग्विजय सिंह ने समीर को कड़ा इशारा किया। समीर ने तुरंत रिमोट का बटन दबाया और वीडियो ठीक उसी फ्रेम पर रुक गया जहां वह लड़की केबल काटने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा रही थी। समीर ने सॉफ्टवेयर के जरिए फुटेज को 4x और फिर 8x जूम कर दिया। जैसे ही स्क्रीन पर वो तस्वीर बिल्कुल साफ तौर पर बड़ी हुई, पूरे ओबरॉय मेंशन के आलीशान लिविंग रूम में एक ऐसा खौफनाक और बर्फीला ठंडक वाला सन्नाटा छा गया मानो सबका खून जम गया हो। वहां खड़े पुलिस ऑफिसर्स भी सन्न रह गए। स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था कि जो लड़की केबल काट रही थी उसने रावी जैसी साड़ी और घड़ी पहन रखी थी, लेकिन जैसे ही उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा उसकी कलाई पर एक बेहद कीमती, दुर्लभ और अनोखा असली हीरो का ब्रेसलेट चमक रहा था। रावी मेहरा जैसी एक मिडिल क्लास इवेंट कोऑर्डिनेटर के पास ऐसे करोड़ों का ब्रेसलेट होना नामुमकिन था। और सबसे बड़ा सबूत यह था कि जब कैमरे की लाइट्स उस लड़की के चेहरे के निचले हिस्से पर पड़ी तो उसके दाहिने गाल के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा गहरा काला तिल साफ दिखाई दे रहा था, जबकि रावी का चेहरा पूरी तरह साफ था। उसके चेहरे पर दूर दूर तक ऐसा कोई निशान नहीं था। वह लड़की रावी थी ही नहीं। विक्रांत सिंह ओबरॉय की पूरी आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गई। उसका पूरा घमंड, उसका असीम अहंकार और उसका वो खूंखार गुस्सा एक ही माइक्रो सेकेंड में पूरी तरह से हवा हो गया। उसका दिमाग सन्न हो गया और उसके पैर कांपने लगे। उसने धीरे से सिर घुमाया और नीचे खड़ी रावी को देखा, जिसकी आंखों से बहते आंसू के पीछे एक अजीब सा चैलेंज और बेगुनाही का सच चमक रहा था। विक्रांत को एहसास हो चुका था कि उसने अपने अंधे गुस्से में एक ऐसी लड़की पर इतना घिनौना जुर्म किया था जिसने अपनी जान पर खेल कर उसे जिंदगी दी थी। उसने एक अक्षम्य पाप कर दिया था, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। दिग्विजय सिंह ओबरॉय की नज़र जैसे ही स्क्रीन पर कलाई में चमकते उस हीरे के ब्रेसलेट और उस लड़की के चेहरे के तिल पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उनकी बूढ़ी आंखें गुस्से, नफरत और गहरे सदमे से लाल हो गई। उनके हाथ में थमी सोने की सड़ी कांपने लगी। वे बहुत बड़े जौहरी थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया था कि वह ब्रेसलेट कहाँ का था। उन्होंने अपनी छड़ी को हवा में लहराया और बहुत ही खौफनाक, भारी और कांपती हुई आवाज में अपनी सौतेली बहू कामनी और पोते शौर्य की तरफ मुड़कर देखा। शौर्य, कामनी, मुझे इस पूरे घर और पुलिस के सामने कोई बताएगा कि शौर्य की पर्सनल सिक्योरिटी और उसकी सबसे करीबी राजदार नैना कल रात विक्रांत के कंसर्ट के बैक स्टेज में रावी का हुलिया बनाकर क्या कर रही थी? और यह हीरे का ब्रेसलेट, कामनी, यह वही ब्रेसलेट है ना जो पिछले महीने शौर्य ने जन्मदिन पर उसकी होने वाली पत्नी के लिए मैंने खुद ओबरॉय लॉकर से निकालकर तुम्हें सौंपा था? दिग्विजय सिंह की यह आवाज़ इस वक्त पूरे मैंसन में किसी कड़कड़ाती हुई आसमानी बिजली की तरह गूंजी। पूरे हॉल में जैसे एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। कामनी के हाथ से स्मार्टफोन छूटकर फर्श पर गिर गया और उसकी स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए।
उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था और उसके होंठ थरथरा रहे थे। सौर्य के माथे से पसीने का सैलाब बहने लगा और उसके पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगे। उनका सबसे बड़ा, सबसे गहरा और खौफनाक राज आज पूरी दुनिया के सामने खुद उनके ही बिछाए जाल में फंसकर पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। विक्रांत ने झटके से मुड़कर अपने सौतेले भाई सौर्य और कामनी को देखा। उसकी आंखों में इस वक्त वो पागलपन, वो आदमखोर नफरत लौट आई थी जो पूरे ओबरॉय साम्राज्य को एक ही पल में जलाकर भस्म करने की ताकत रखती थी। उसे पल भर में समझ आ गया कि उसकी जान के असली दुश्मन उसकी अपनी ही सौतेली माँ और भाई थे, जो उसकी प्रॉपर्टी और चेयरमैन की कुर्सी के लिए उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। और यह मासूम लड़की लावी मेहरा सिर्फ उनकी इस खूनी शतरंज की एक बेगुनाह मोहरा बनी थी। विक्रांत ने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने लगे। वह एक चीते की रफ्तार से आगे बढ़ा और उसने सौर्य का कॉलर दोनों हाथों से दबोच लिया। विक्रांत सिंह ओबराय के दोनों हाथों की पकड़ सौर्य के कीमती सिल्क के कॉलर पर इतनी कड़क थी कि सौर्य की सांसें उसके हलक में ही अटक कर रह गई। विक्रांत की आंखों में इस वक्त इंसानियत या भाईचारे का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ एक आदमखोर शेर का वो खूंखार नफरत सुलग रही थी जो अपने शिकार के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार बैठी हो। जिस छोटे भाई को उसने बचपन से अपनी पलकों पर बिठाया, जिसके हर एक ऐसो आराम और महंगी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने अपनी खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा दी, वही भाई उसकी पीठ के पीछे उसकी मौत का इतना घिनौना और खूनी खेल रच रहा था। यह एहसास विक्रांत के पूरे वजूद को भीतर तक छलनी कर रहा था। भाई प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे छोड़िए, मेरा वो मतलब नहीं था। नैना ने यह सब अपनी मर्जी से किया है, मेरा इसमें कोई हाथ। सौर्य ने कांपती हुई आवाज में अपनी सफ़ेद पड़ती उंगलियों से विक्रांत की फौलादी कलाई को हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए गिड़गिड़ाना शुरू किया। लेकिन विक्रांत का गुस्सा इस वक्त पागलपन की आखिरी हद को पार कर चुका था। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो सौर्य। अपनी इस गंदी और धोखेबाज जुबान से दोबारा भाई कहने की जरूरत भी मत करना। विक्रांत की आवाज़ पूरे मैंसन की ऊंची और भव्य दीवारों से टकरा कर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। उसने अपनी एक भारी मुट्ठी हवा में भांजी और पूरी ताकत से सौर के जबड़े पर दे मारी। धाड़! एक तीखी और खौफनाक आवाज़ के साथ सौर का सिर पीछे की दीवार से जा टकराया। उसके होंठ झटके से फट गए और उसके मुंह से खून की एक मोटी लकीर कालीन पर जा गिरी। विक्रांत ने उसे छोड़ा नहीं। उसने दोबारा उसकी सिल्क की नाइट गाउन को पकड़ा और उसे फर्श से उठाकर लिविंग रूम की बड़ी कंक्रीट दीवार पर टेबल पर पटक दिया। टेबल पर रखी कीमती कांच की एस्ट्रे, पानी की बोतल और डेकोरेटिव पीसेस टूटकर एक भयानक शोर के साथ चारों तरफ बिखर गए। विक्रांत, मार डालोगे क्या मेरे बेटे को? छोड़ो उसे। पिताजी कुछ करिए, विक्रांत सौर की जान ले लेगा। पुलिस ऑफिसर्स, आप लोग खड़े होकर क्या देख रहे हैं? रोकिए इसे। कामनी ओबरॉय ने अपनी सगे बेटी को इस तरह बेरहमी से पिटते देख अपनी सारी चालाकी, घमंड और रशोक भूल कर पागलों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वह दौड़कर दिग्विजय सिंह के पैरों के पास जाने लगी ताकि अपने बेटे की जान की भीख मांग सके। दूर रहो हमसे कामनी, और अपनी यह नकली ममता का ढोंग मेरे सामने रचने की हिम्मत दोबारा मत करना। दिग्विजय सिंह रोबराय की आवाज इस वक्त किसी कड़कती हुई आसमानी बिजली की तरह गूंजी। उन्होंने अपनी सोने की नक्कासीदार छड़ी को संगमरमर के फर्श पर इतनी जोर से पटका कि उसकी गूंज से वहां खड़े पुलिस कमिश्नर के स्पेशल ऑफिसर्स भी एक पल के लिए सहम गए। बड़े साहब की आंखों में इस वक्त अपनी ही बहू और छोटे पोते के लिए इतनी गहरी घृणा और नफरत थी कि कामनी अपनी जगह पर ही जड़ हो गई। उसके बढ़ते हुए कदम वहीं थम गए। दिग्विजय सिंह के चेहरे की एक एक नस गुस्से के मारे कांप रही थी। मैंने इस ओबराय साम्राज्य को अपने खून पसीने से सींचा है ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रह सके, समाज में हमारी साख बनी रहे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपनी ही आस्तीन में ऐसे दो जहरीले सांपों को दूध पिला रहा हूँ जो मेरे ही बड़े पोते के खून के प्यासे हैं। सिर्फ इस दौलत, इस आलीशान मैंसन और चेयरमैन की कुर्सी के लिए तुमने अपने ही भाई की जान का सौदा कर दिया। शौर्य, तुम ओबराय खानदान के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक हो। विक्रांत हाँफ रहा था। उसका पूरा बदन गुस्से और सदमे के मारे थर थर कांप रहा था। उसने शौर्य के बालों को अपनी उंगलियों में बेरहमी से जकड़ा और उसका सूजा हुआ चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, शौर्य, मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि अगर तुम्हें यह बिजनेस, यह चेयरमैन की कुर्सी यह पूरी दौलत चाहिए तो मुझसे सीधे मांग लेते। मैं हंसकर तुम्हारे नाम सब कुछ कर देता। लेकिन तुमने एक मामूली पेन ड्राइव के लिए, एक
झूठे वीडियो के लिए इस बेगुनाह लड़की को फंसाया। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। विक्रांत ने गुस्से में पागल होते हुए एक और जोरदार घूंसा सौर के पेट में जड़ दिया, जिससे सौर फर्श पर पेट पकड़कर तड़पने लगा। वहां खड़े पुलिस इंस्पेक्टर ने थोड़ा आगे बढ़कर दिग्विजय सिंह से कहा, मिस्टर ओबरॉय, सबूत बिल्कुल साफ है। यह वीडियो और यह ब्रेसलेट साबित करते हैं कि यह पूरी खूनी साजिश आपके छोटे पोते सौर्य और कामनी मैडम की थी। कानूनन हमें इन्हें तुरंत हिरासत में लेकर ऑफिशियल अरेस्ट करना होगा। हमें इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने की परमिशन दीजिए। रुको इंस्पेक्टर। दिग्विजय सिंह ने अपनी छड़ी उठाकर पुलिस के कदमों को वहीं रोक दिया। उनकी आंखों में इस वक्त कानून से ज्यादा ओबरॉय खानदान की उस झूठी साख और इज्जत को बचाने की फिक्र थी जो सुबह होते ही न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बनने वाली थी। उन्होंने गहरी और भारी सांस ली। ओबरॉय खानदान का यह घिनौना सच मीडिया और बाहर की दुनिया के सामने नहीं जाना चाहिए। अगर देश के सबसे बड़े सुपरस्टार के भाई और मां की गिरफ्तारी की खबर बाहर आई तो हमारे बिजनेस एम्पायर के शेयर्स एक ही दिन में फर्श पर आ जाएंगे। लाखों लोगों का भरोसा टूट जाएगा। शमीर, कमिश्नर साहब से यह बात करो और इस मामले को यहीं रफा दफा करवाओ। पुलिस फोर्स को मैंसन से वापस भेजा जाए। लेकिन दादाजी, ये मुजरिम है। इन्होंने रावी को फंसाया, मुझे मारने की कोशिश की। विक्रांत ने चिल्लाकर अपने दादाजी के फैसले का विरोध करना चाहा। मैं जानता हूँ विक्रांत, और इन्हें इसकी जो सजा मैं दूंगा वह जेल की काल कोठरी से भी 1000 गुना ज्यादा बदतर होगी। दिग्विजय सिंह ने बहुत ही ठंडे, क्रूर और खौफनाक लहजे में कामनी और शौर्य की तरफ देखा, जो इस वक्त फर्श पर पड़े कांप रहे थे। कामनी और शौर्य, तुम दोनों से ओबरॉय प्रॉपर्टी के सारे लीगल राइट्स, बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स और गाड़ियां इसी वक्त हमेशा के लिए जब्त की जाती हैं। तुम दोनों आज इसी रात से ओबरॉय मैंसन के पिछले हिस्से में बने उस पुराने, अंधेरे और बंद सर्वेंट क्वार्टर के कमरों में नजरबंद रहोगे। तुम्हारे दरवाजों पर 24 घंटे मेरे वफादार हथियारबंद गार्ड्स का पहरा होगा। तुम दोनों को इस मुख्य हवेली में पैर रखने की भी इजाजत नहीं होगी और ना ही तुम किसी बाहरी इंसान या मीडिया से संपर्क कर पाओगे। तुम दोनों की जिंदगी अब एक जिंदा लाश की तरह होगी जो इस मैंसन के अंधेरे कोने में तड़पेगी। ले जाओ इन दोनों को मेरी आंखों के सामने से। दिग्विजय सिंह का यह आदेश आखिरी था। वहां तैनात हैवी बाउंसरों और समीर ने बिना एक सेकेंड की देरी किए सौर्य को फर्श से घसीट कर उठाया और कामनी का हाथ पकड़कर उन दोनों को रोते चिल्लाते और भीख मांगते हुए लिविंग रूम से बाहर निकाल दिया। कामनी की चीखें धीरे धीरे कॉरिडोर के घने अंधेरे में पूरी तरह दफन हो गए। लिविंग रूम में एक बार फिर वही भारी डरावना सन्नाटा छा गया। पुलिस की गाड़ियां पिछले गेट से चुपचाप बाहर निकल चुकी थी। दिग्विजय सिंह ने अपनी आंखें बंद की। उनके चेहरे पर एक गहरी थकावट और ग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने टेबल पर रखी हथकड़ी की वो छोटी सी लोहे की चाबी उठाई और बहुत ही कड़वी गंभीर नजर से विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत, तुमने आज सिर्फ एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि तुमने ओबरॉय खानदान के वसूलों और इंसानियत का भी कत्ल किया है। इस लड़की ने कल रात अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें एक नई जिंदगी दी थी और तुमने बदले में इसे यह नर्क दिया। इसके स्वाभिमान को सरेआम नीलाम किया। जाओ और अपनी इस अक्षम्य गलती को सुधारने की कोशिश करो, अगर तुम कर सको तो। दिग्विजय सिंह ने बहुत ही रूंधे हुए गले से कहा और अपनी छड़ी टेकते हुए भारी कदमों से अपनी स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। लिविंग रूम की दूधिया रोशनी में अब सिर्फ 2 लोग रह गए थे, देश का सबसे बड़ा और घमंडी सुपरस्टार विक्रांत सिंह ओबरॉय और फर्श पर हथकड़ी से जकड़ी लहूलुहान हालत में बैठी रावी मेहरा। विक्रांत के पैर जैसे लोहे के हो चुके थे। उसका एक एक कदम उठाना भारी हो रहा था। उसके अंदर का वो सुपरस्टार का गुरूर, वो असीम अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल चुका था। वह बहुत ही धीमे, कांपते और लड़खड़ाते कदमों से रावी की तरफ बढ़ा। रावी ने अपना सिर दीवार से सटा रखा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर सूखा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। विक्रांत ने धीरे से नीचे झुककर रावी के सामने अपने दोनों घुटने टेक दिए। देश का सबसे बड़ा पॉप आइकॉन, जिसके एक इशारा पर लाखों लड़कियां पागल रहती थी, आज एक साधारण सी मिडिल क्लास लड़की के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसने कांपते हाथों से हथकड़ी की चाबी को रावी की कलाइयों के लॉक में डाला। क्लिक की एक तीखी आवाज के साथ वो भारी लोहे की हथकड़ी खुल गई और फर्श पर गिर गई। रावी ने तुरंत अपने दोनों हाथों को आगे किया। हथकड़ी के लगातार रगड़ने के कारण उसकी गोरी त्वचा पूरी तरह से छिल चुकी थी और वहां गहरे काले नीले निशान पड़ चुके थे, जिनमें से हल्का हल्का ताजा खून अभी भी रिस रहा था।
राबी, मुझे 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 माफ़ कर दो। मैं सचमुच अपने गुस्से और शक में अंधा हो चुका था। मुझे लगा कि दुनिया का हर इंसान सिर्फ मेरी दौलत और फेम के पीछे भागता है। मैं तुम्हारे साफ साफ ज़मीर को देख ही नहीं पाया। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ तुम्हारा, रावी। विक्रांत की आवाज़ पूरी तरह से रूंध गई थी और उसकी भूरी आंखों से असली ग्लानि के आंसू टपक कर फर्श पर गिरने लगे। उसने रावी के जख्मी और कांपते हाथों को सहलाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, रावी ने एक झटके के साथ अपने हाथ पीछे खींच लिए। दूर रहिए मुझसे, मिस्टर विक्रांत सिंह ओबराय। अपने इस पापी हाथों से मुझे छूने की जरूरत दोबारा मत करना। रावी की आवाज में इस वक्त रोना नहीं था, बल्कि एक ऐसी बर्फीली ठंडक और कशिश थी जिससे विक्रांत के दिल को चीर कर रख दिया। वह दीवार का सहारा लेकर बहुत ही मुश्किल से खड़ी हुई। भूख, प्यास और कमजोरी के कारण उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर का स्वाभिमान पूरी तरह से सीधा था। उसने अपनी सूजी हुई लाल आंखों से सीधे विक्रांत की आंखों में देखा। आपके ये आंसू, आपकी यह नकली ग्लानि मेरे इस गहरे जख्मों को कभी नहीं भर सकती, मिस्टर ओबरॉय। आपने सिर्फ मेरी कलाई पर हथकड़ी नहीं लगाई थी, आपने मेरे चरित्र पर, मेरी बेगुनाही पर और मेरे मिडिल क्लास माँ बाप की परवरिश पर इतना घिनौना और नीच कीचड़ उछाला है जिसकी इस दुनिया में कोई माफ़ी नहीं हो सकती। जब मैं चीख चीख कर कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ, तब आपका वो सुपरस्टार का घमंड मेरी आवाज़ को दबा रहा था। आपने मुझसे मेरी नौकरी छीनी, मेरा करियर बर्बाद किया और मेरे बीमार पिता को अस्पताल के बेड पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। रावी, प्लीज़ मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हारे पापा के लिए इस देश के सबसे बेस्ट और इंटरनेशनल डॉक्टर्स की टीम बुलाऊंगा। मैं तुम्हारा वो घर वापस दिलाऊंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। विक्रांत ने खड़े होकर रावी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में भीख मांगने वाले भाव थे। आप कुछ ठीक नहीं कर सकते मिस्टर विक्रांत ओबराय, क्योंकि आप दिल से इस दुनिया के सबसे गरीब, लाचार और बीमार इंसान हैं। आपके पास कागज के करोड़ों रुपए जरूर होंगे, लेकिन एक सच्चा दिल और किसी की बेगुनाही पर भरोसा करने की काबिलियत आपके पास कभी नहीं हो सकती। मुझे आपके इस ओबरॉय मेंशन की किसी भी एलिट ऐशो आराम की या आपकी इस दौलत की जरूरत नहीं है। मैं आज इसी वक्त इस नर्क को छोड़कर जा रही हूँ। आपके दादाजी ने मेरे पापा के इलाज का जो खर्च उठाया है, मैं दिन रात मजदूरी करके पाई पाई करके आपका वो पूरा खर्च चुका दूंगी, लेकिन आपके इस घर की हवा में सांस लेना भी मेरे लिए अब पाप के समान है। रावी ने पूरी गरिमा गड़क और बेबाक आवाज के साथ अपना अंतिम फैसला सुनाया। उसने नीचे फर्श पर बिखरा अपना छोटा सा पुराना बैग उठाया, अपनी साड़ी के फटे हुए पल्लू को संभाला और मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसके नंगे पैर फर्श पर खून के छोटे छोटे निशान छोड़ रहे थे। विक्रांत अपनी जगह पर पूरी तरह से बेबस और लाचार खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़कर उस पवित्र स्वाभिमान को दोबारा रोकने की जरूरत कर सके। रावी मेरा के भारी कदम जैसे ही ओबराय मेंशन के मुख्य हॉल के विशाल दरवाजे की तरफ बढ़े, उसके दिल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वह मेंशन की दहलीज को पार करने ही वाली थी कि तभी अचानक कॉरिडोर की दाईं तरफ से समीर भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर इस वक्त गहरा तनाव था। समीर ने विक्रांत और रावी दोनों की तरफ देखा। उसकी नजर रावी के जख्मी पैरों पर टिक गई। उसने आगे बढ़कर विक्रांत से कहा, सर, बड़े साहब ने कहा है कि मिस रावी इस वक्त इस हालत में रात के 3 बजे अकेले मेंशन से बाहर नहीं जा सकती। उनके पापा अस्पताल में एडमिट है और उनका ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। बड़े साहब ने ऑर्डर्स दिए हैं कि रावी को इसी वक्त ऊपर पेंट हाउस के गेस्ट रूम में शिफ्ट किया जाए और समीर खुद सुबह उन्हें अस्पताल लेकर जाएगा। इस वक्त उन्हें जाने देना सुरक्षित नहीं है। रावी ने झटके से मुड़कर समीर को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। समीर सर, मैंने बड़े साहब से कह दिया है कि मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। मिस रावी, प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। समीर ने बहुत ही शालीनता और नरमी से कहा, बाहर घोर अंधेरा है। आपके पास ना फोन है, ना पैसे हैं और ना ही पैर में सैंडल है। आपके पापा इस वक्त ओबराय ट्रस्ट के स्पेशल कार्डियक विंग में एडमिट हैं। अगर आप इस हालत में अस्पताल पहुंचेंगी तो आपकी माँ और छोटी बहन आपकी यह हालत देखकर पूरी तरह टूट जाएंगी। बड़े साहब ने आपके पापा के इलाज का पूरा जिम्मा लिया है। आप कम से कम सुबह होने तक ऊपर पेंट हाउस के कमरे में आराम कर सकती हैं। सुबह मैं खुद आपको पूरी इज्जत के साथ अस्पताल छोड़ दूंगा। रावी ने समीर की बात सुनी। उसका स्वाभिमान उसे रुकने की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन समीर की बात में एक कड़वा सच था। अगर वह इस लहूलुहान हालत में फटे हुए कपड़े और हाथों पर हथकड़ी के नीले निशानों के साथ अपनी माँ के सामने अस्पताल पहुंची तो उसकी
माँ का दिल बैठ जाएगा। वे पहले से ही पिता की बीमारी के कारण टूटी हुई थी। रावी ने अपने दांत भींचे। उसने विक्रांत की तरफ देखा भी नहीं और बहुत ही भारी कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। विक्रांत ने रावी को ऊपर जाते हुए देखा। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी तड़प उठी। उसने समीर की तरफ देखा और बहुत ही धीमी रुधी हुई आवाज में कहा, समीर, डॉक्टर को फोन करो। पूछो कि रावी के पापा का ऑपरेशन कैसा चल रहा है और मेक श्योर कि अस्पताल में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। जी सर, मैं अभी चेक करता हूँ, समीर ने कहा और फ़ोन लगाने के लिए साइड में चला गया। विक्रांत अपने ही लिविंग रूम में अकेला खड़ा रह गया। संगमरमर का वो आलीशान फर्श उसे काट खाने को दौड़ रहा था। उसने फर्श पर पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़ों को देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिद और घमंड में एक ऐसी मासूम लड़की की पूरी जिंदगी को कांच की तरह बिखेर दिया था। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे अपने पेंट हाउस की तरफ जाने लगा, जहाँ रावी अब उसके बगल वाले कमरे में बंद थी, एक कैदी की तरह नहीं बल्कि अपने टूटे हुए आत्मसम्मान के साथ। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।